ये कहानी है उस इंसान की जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है उस बज्जात की जिसने दरिंदगी की हद पार कर दी। What are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm मासूमों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। There are enough survivors that refuse to give up. I want justice. जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। और इस बज्जात जालिम का शिकार सबसे ज्यादा मासूम बच्चे हुए। इस जालिम का नाम है जेफरी एप्स्टीन। The Epstein files are not showing everything. There are things far worse than these. इस पापी जालिम का फाइल खोलना भी गवारा नहीं करता। लेकिन इसने जो किया वो हक और इंसानियत के खिलाफ है। हक और इंसानियत के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। तो आज हम हक और इंसानियत को विस्तार से रखने वाले हैं। न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं। स्काई स्क्रेपर्स के नीचे डील्स होती हैं, प्राइवेट रूम्स में फ्यूचर्स डिसाइड होते हैं और कभी कभी सीक्रेट्स भी। एक आदमी जो खुद को फाइनेंसर कहता था, एक नेटवर्क जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंचता था, और एक केस जिसने एलीट दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये पावर, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, कोई बिलियनर बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं। एप्स्टीन एकेडमिकली ब्राइट माना जाता था। उसने मैथ और साइंस में इंटरेस्ट दिखाया। कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये डिटेल उसके फ्यूचर इमेज को कभी डैमेज नहीं कर पाई। 1970 के शुरू में वो मैनहट्टन के एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल डाल्टन स्कूल में मैथ टीचर बना। ये अनयूजुअल था, विदाउट कंप्लीटेड डिग्री, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और नेटवर्किंग स्किल स्ट्रॉन्ग थी। यहां से एक पैटर्न शुरू होता है, क्वालिफिकेशन कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। 1970 के मिड में एप्स्टीन ने फाइनेंस वर्ल्ड में एंट्री ली। उसका नाम जुड़ा बेयर स्टर्न्स से, एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑफिशियली वो ट्रेडर बना, अनऑफिशियली वो नेटवर्किंग मास्टर बन रहा था। वॉल स्ट्रीट में दो चीजें मैटर करती हैं, एक एक्सेस, दो ट्रस्ट। एप्स्टीन ने दोनों बिल्ड की। उसने क्लेम किया कि उसके क्लाइंट्स अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, बिलियनर्स, ग्लोबल पावर प्लेयर्स। लेकिन एक मिस्ट्री हमेशा रही, उसका एक्चुअल वेल्थ सोर्स क्या था। पब्लिक रिकॉर्ड्स में क्लैरिटी कम थी, नैरेटिव्स अलग अलग थे। इस वक्त तक एप्स्टीन अपनी इमेज क्राफ्ट कर रहा था। 1990 के दशक तक एप्स्टीन का सोशल सर्कल एक्सपैंड हो चुका था। उसकी फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में दिखाती हैं कि वो कई हाई प्रोफाइल फिगर्स के साथ इवेंट्स अटेंड करता था। इनमें शामिल थे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एसोसिएशन का मतलब रॉन्ग डूइंग नहीं होता। पब्लिक फोटोग्राफ्स और फ्लाइट लॉग्स का एग्जिस्टेंस एक चीज है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज। एप्स्टीन का मैनहट्टन टाउन हाउस रिपोर्टेडली न्यूयॉर्क के सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंसेस में से एक, एलीट गैदरिंग्स का वेन्यू बना। प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट एक्सेस, पावर का इकोसिस्टम रेडी हो चुका था। 2005 पाम बीच, फ्लोरिडा। एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट फाइल होती है। एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल के पेरेंट्स अलिजेशन रजिस्टर करते हैं। इनिशियली ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसा लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स जल्दी रियलाइज करते हैं ये केस सिंपल नहीं है। यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक जगह है लिटिल सेंट जेम्स। मीडिया ने बाद में इसे प्राइवेट आइलैंड ऑफ सीक्रेट्स कहा। आइलैंड सिंबॉलिक बन गया, आइसोलेशन, लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे टैब्लॉइड्स ने लेटर लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया, मल्टीपल फ्लाइट्स करता था। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लाइट लॉग्स में नाम होना का मतलब क्रिमिनल एक्ट नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लॉग्स पब्लिक स्क्रूटिनी का हिस्सा बने। ये वही स्टेज है जहां पावर और सीक्रेसी ओवरलैप करने लगते हैं। एक, पाम बीच, फ्लोरिडा। पुलिस को कंप्लेंट्स मिलने शुरू हुए, इन्वेस्टिगेशंस इनिशिएट हुई। अलिजेशंस सीरियस थे, विक्टिम्स माइनर गर्ल्स बताई गईं। 2008 में केस कल्मिनेट हुआ एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील में। एप्स्टीन ने स्टेट लेवल चार्जेस में गिल्टी प्ली दिया। सेंटेंस 13 मंथ्स जेल, वर्क रिलीज प्रिविलेजेस के साथ। पब्लिक रिएक्शन इंटेंस थी। कुछ लोगों ने कहा यह जस्टिस का फेलियर था, कुछ ने कहा यह लीगल सिस्टम का लूप होल था। इस स्टेज पर एक नाम फ्रीक्वेंटली मेंशन हुआ,
गिस्लेन मैक्सवेल। लेकिन उस वक्त नेशनल स्पॉटलाइट उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी बाद में होने वाली थी। रिलीज के बाद भी एप्स्टीन सोशल सर्किट्स में कंप्लीटली वैनिश नहीं हुआ। उसने एकेडमिक्स और साइंटिफिक कम्युनिटीज के साथ नेटवर्किंग कंटिन्यू की। फिलैंथ्रोपी नैरेटिव बिल्ड हुआ। इमेज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रांग थी। ये फेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक सवाल उभरता है, कैसे एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर एलीट सर्कल्स में एक्सेस मेंटेन कर सकता है। यह सवाल बाद में मीडिया इन्वेस्टिगेशंस का सेंट्रल थीम बना। 2008 के बाद केस टेम्पररीली क्वाइट हो गया, लेकिन फाइल्स बंद नहीं हुई थी। क्वेश्चंस पेंडिंग थे, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर थे और एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर में दोबारा खुलने वाली थी। कभी कभी सिस्टम स्लो होता है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां हेडलाइंस खत्म होती हैं। पुलिस ऑफिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और धीरे धीरे एक नाम इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ जाता है, जेफरी एप्स्टीन। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। डजन्स ऑफ इंटरव्यूज, विटनेस स्टेटमेंट्स, सर्च वारंट्स। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूड करते हैं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लग रहा। उन्होंने रेकमेंड किया मल्टीपल फेलनी चार्जेस। लोकल पुलिस ने अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप फेडरल अथॉरिटीज के हाथ में था और यहां से केस एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेता है। केस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स तक पहुंचता है, एविडेंस रिव्यू होता है, लीगल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, मीटिंग्स होती हैं क्लोज्ड डोर्स के पीछे और फिर एक लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है। इस एग्रीमेंट को कहा गया नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज करने वाला था। 2008 एग्रीमेंट ऑफिशियली साइन होता है। इस एग्रीमेंट के अंडर फेडरल प्रोसिक्यूटर्स डिसाइड करते हैं कि वो फेडरल चार्जेस परस्यू नहीं करेंगे। इंस्टेड एप्स्टीन स्टेट लेवल चार्जेस में गिल्टी प्ली देता है। चार्जेस इंक्लूड करते थे सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और सॉलिसिटेशन ऑफ अ माइनर। सेंटेंस 13 मंथ्स जेल, लेकिन कंडीशंस अनयूजुअल थी। एप्स्टीन को वर्क रिलीज प्रिविलेजेस दिए गए। इसका मतलब वो दिन के मल्टीपल आवर्स जेल के बाहर स्पेंड कर सकता था, ऑफिस जा सकता था, मीटिंग्स अटेंड कर सकता था। यह अरेंजमेंट अनयूजुअल माना गया। पब्लिक को उस वक्त फुल डिटेल्स पता नहीं थी। डील लार्जली सील्ड थी और कंट्रोवर्सी क्वाइटली ग्रो कर रही थी। अग्रीमेंट सील्ड था, पब्लिक एक्सेस लिमिटेड थी। विक्टिम्स को अलेजिडली प्रायर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। लीगल एक्सपर्ट्स लेटर आर्ग्यू करते हैं कि विक्टिम्स राइट्स एक्ट के रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हुए। साइलेंस मेंटेन रहा। केस हेडलाइंस से डिसअपीयर हो गया, लेकिन फाइल्स एग्जिस्ट करती रहीं। कुछ साल बाद कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुअली पब्लिक होने लगते हैं और कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड होती है। मीडिया आउटलेट्स क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस ने रोल प्ले किया? क्या लीगल सिस्टम इक्वल था? पब्लिक स्क्रूटिनी इंटेंस हो जाती है और जुडिशियल रिव्यू इनिशिएट होता है। एक फेडरल जज कंक्लूड करता है कि विक्टिम्स को डील के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था और ये विक्टिम्स राइट्स एक्ट के अगेंस्ट था। लेकिन तब तक टाइम पास हो चुका था। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस लीगली कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। 2008 का अग्रीमेंट केस को टेम्पररीली क्लोज कर देता है, लेकिन क्वेश्चंस क्लोज नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और ट्रूथ अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा था। एक पुराना केस दोबारा अलाइव होने वाला था। सिविल लॉ सूट्स फाइल होने लगे। विक्टिम्स ने अपनी टेस्टिमनी कोर्ट में सबमिट की। लीगल मोशंस पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए और मीडिया ने सील्ड डॉक्यूमेंट्स को लीगली अनसील करवाना स्टार्ट किया। हर डॉक्यूमेंट टाइमलाइन को क्लियरर बना रहा था और इन्वेस्टिगेशन दोबारा मोमेंटम गेन कर रही थी। 2019 फेडरल प्रोसिक्यूटर्स इन न्यूयॉर्क केस दोबारा ओपन करते हैं। एविडेंस रिव्यू होता है, विटनेस स्टेटमेंट्स दोबारा एनालाइज होती हैं, फ्लाइट रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिगेट होते हैं। यह इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट थी और इस बार फेडरल चार्जेस प्रिपेयर हो रहे थे। जुलाई 6, 2019 न्यू जर्सी एयरपोर्ट एक प्राइवेट जेट लैंड करता है। एक नाम जो सालों तक शैडोज में था अब फिर से हेडलाइंस में आ गया। जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हो चुका था। इस बार चार्जेस फेडरल लेवल पर थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कॉन्स्पिरेसी और एक सिस्टम जो फाइनली एक्शन ले रहा था।
अथॉरिटीज ने सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने सर्च वारंट्स एग्जीक्यूट किए। एप्स्टीन के मैनहट्टन मैंशन से हार्ड ड्राइव्स, सीडीज, फोटोग्राफ्स और लॉक्ड सेफ्स रिकवर किए गए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये एक आर्काइव था, सीक्रेट्स का आर्काइव। एप्स्टीन को रखा गया मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क में, एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 सुबह के वक्त एप्स्टीन डेड पाया गया अपनी जेल सेल के अंदर। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड। लेकिन सवाल तुरंत उठ गए, व्हाई वर कैमराज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली? व्हाई वर गार्ड्स एब्सेंट? व्हाई वर प्रोटोकॉल्स नॉट फॉलोड? ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सुसाइड कंक्लूड किया, लेकिन पब्लिक डाउट खत्म नहीं हुआ। एप्स्टीन की डेथ ने इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं की, क्योंकि सिस्टम में और लोग भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम गिज़लेन मैक्सवेल, क्लोज एसोसिएट, गेटकीपर और अलेज्ड रिक्रूटर। 2020 में अरेस्ट, 2021 में ट्रायल, वर्डिक्ट गिल्टी। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि मैक्सवेल ने माइनर्स को रिक्रूट करने में रोल प्ले किया। सेंटेंस 20 इयर्स इन प्रिजन। ये एक रेयर मोमेंट था जब सिस्टम ने अकाउंटेबिलिटी शो की, लेकिन क्वेश्चंस अभी भी बाकी थे। एप्स्टीन डेड था, मैक्सवेल कन्विक्टेड थी, लेकिन फाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करती थीं। डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स, टेस्टिमनीज और सबसे बड़ा सवाल, कितना सच अभी भी हिडन है? कभी कभी एक इंसान मर जाता है, लेकिन उसके सीक्रेट्स जिंदा रहते हैं। जेफरी एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। कोर्ट रूम्स में एक नया फेज स्टार्ट हुआ। सिविल लॉसूट्स, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स और सील्ड डॉक्यूमेंट्स जो सालों से लॉक्ड थे। फिर फाइल्स ओपन होने लगीं। इन डॉक्यूमेंट्स में थे फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स, टेस्टिमनीज, इंटरनल कम्युनिकेशंस। हर पेज एक नई स्टोरी रिवील कर रहा था। फ्लाइट लॉग्स ने कंफर्म किया कि एप्स्टीन प्राइवेट जेट, जिसे मीडिया ने निकनेम दिया था द लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया, ईयर्स तक ऑपरेट करता रहा। पैसेंजर्स इंक्लूड करते थे पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटीज। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, प्रेजेंस इन फ्लाइट लॉग्स अलोन डज नॉट इंप्लाई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग। लेकिन क्वेश्चंस फिर भी उठ गए, विक्टिम्स भी सामने आए। The Epstein files are not showing everything. There are things far worse than these. उन्होंने टेस्टिमनीज दी, उन्होंने डिस्क्राइब किया कैसे रिक्रूटमेंट हुआ, कैसे मैनिपुलेशन हुआ, कैसे पावर इम्बैलेंस यूज हुआ। Tonight, newly released videos showing Jeffrey Epstein's only convicted co-conspirator, Ghislaine Maxwell, appearing before lawmakers from a Texas prison, refusing to answer questions unless President Trump grants her clemency first. I invoke my Fifth Amendment right to silence. 2024 तक केस का क्रिमिनल ट्रायल कभी कंप्लीट नहीं हो सका। एक अरेस्ट हुआ, एक ट्रायल एक्सपेक्टेड था, लेकिन वर्डिक्ट कभी अनाउंस नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एविडेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोर्ट रूम कंक्लूजन कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगस्त 2019 के बाद केस ऑफिशियली एंड नहीं हुआ। एक इंडिविजुअल की डेथ इन्वेस्टिगेशन का एंड नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चंस अब भी बाकी थे और इन्वेस्टिगेटर्स अब फोकस शिफ्ट कर रहे थे नेटवर्क पर। कौन इन्वॉल्व था, कौन अवेयर था और कौन लीगली अकाउंटेबल हो सकता था? इन्वेस्टिगेशन में एक नाम रिपीटेडली अपीयर हो रहा था, गिज़लेन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश सोशलाइट और एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और विटनेस टेस्टिमनीज में उसका नाम मेंशन हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स अब फोकस कर रहे थे उसके अलेज्ड रोल पर। मल्टीपल सिविल लॉ ल्यूट्स में मैक्सवेल का नाम अपीयर हुआ। विटनेसेस ने स्टेटमेंट्स दिए। लीगल प्रोसेस स्लो था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रही थी। एविडेंस असेंबल किया जा रहा था। लीगल फाइलिंग्स पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट की जा रही थी। जुलाई 2020 फेडरल एजेंट्स एक प्रॉपर्टी पर अराइव करते हैं और गिज़लेन मैक्सवेल को अरेस्ट किया जाता है। Today we announced charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein. चार्जेस इंक्लूड करते थे कॉन्स्पिरेसी एलिगेशंस और अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन रिक्रूटमेंट ऑफ माइनर्स। Sexually exploit and abuse multiple minor girls from the period of 1994. मैक्सवेल को फेडरल कस्टडी में ले जाया गया और लीगल प्रोसीडिंग्स बिगिन हुई।
ट्रायल प्रिपरेशन प्रोसेस में प्रोसिक्यूटर्स ने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, विटनेस टेस्टिमनीज प्रिपेयर हुई, कोर्ट रूम में एविडेंस इंट्रोड्यूस हुआ। कोर्ट रूम में फोकस था फैक्ट्स, एविडेंस और टेस्टिमनी। लीगल प्रोसेस अपनी स्पीड से प्रोसीड कर रहा था। 2021 फेडरल ट्रायल ऑफिशियली बिगिन हुआ। विटनेसेस ने टेस्टिमनी दी, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट किया, डिफेंस ने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। ट्रायल वीक्स तक कंटिन्यू हुआ। कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स पब्लिक अटेंशन का सेंटर बन गए और मीडिया कवरेज ग्लोबल था। दिसंबर 2021 ज्यूरी डिसीजन अनाउंस करती है, गिस्लेन मैक्सवेल फाउंड गिल्टी ऑन मल्टीपल फेडरल चार्जेस। कोर्ट वर्डिक्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। यह वर्डिक्ट इन्वेस्टिगेशन का मेजर माइलस्टोन था। लीगल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश हुई और केस एक न्यू फेज में एंटर कर गया। कोर्ट ने मैक्सवेल को प्रिजन सेंटेंस दिया। ऑफिशियल सेंटेंसिंग डॉक्यूमेंट्स फेडरल रिकॉर्ड का हिस्सा बने। लीगल प्रोसेस कंटिन्यू रहा। अपील्स प्रोसेस इनिशिएट हुआ और इन्वेस्टिगेशन का ब्रॉडर इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर फील हुआ। सेंटेंस 20 years in prison। Hundreds of additional court records पब्लिक डोमेन में रिलीज हुए। इन डॉक्यूमेंट्स ने कंफर्म किया इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स थी, नेटवर्क वाइड था और सिस्टम स्लो था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, विक्टिम्स एग्जिस्ट करते थे और उनकी वॉइसेस अब ऑफिशियली रिकॉर्डेड थीं। एप्स्टीन खुद कभी फुल ट्रायल फेस नहीं कर पाया। उसकी डेथ ने क्रिमिनल ट्रायल को परमानेंटली स्टॉप कर दिया, लेकिन सिविल केसेस कंटिन्यू करते रहे और हिस्ट्री में उसका नाम एक परमानेंट स्टैंड बन गया। ये स्टोरी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये स्टोरी थी पावर की, इन्फ्लुएंस की और जस्टिस सिस्टम की लिमिटेशंस की। कुछ लोग पनिश्ड हुए, कुछ लोग क्वेश्चनड हुए और कुछ आंसर्स शायद कभी फुली रिवील नहीं होंगे। फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और हिस्ट्री सब कुछ रिमेंबर करती है। जेफरी एप्स्टीन इज गॉन, लेकिन उसकी स्टोरी अब परमानेंटली डॉक्यूमेंटेड है। नॉट एज मिथ, नॉट एज रूमर, बट एज रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड।